नमस्कार। चलिए एक पल के लिए 19वीं सदी के भारत की कल्पना करते हैं। एक ऐसा समाज जहां सदियों पुरानी परंपराएं पत्थर की लकीर बन चुकी थी। पर इसी दौर में एक ऐसी जबरदस्त वैचारिक क्रांति हुई जिसने समाज की नींव को हिलाकर रख दिया। देखिए, ये कहानी सिर्फ कुछ बदलावों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है आधुनिक भारत के जन्म की। और इस बदलाव की आहट को समझने के लिए साल 1828 का ये कथन सुनना बहुत जरूरी है। राजा राम मोहन रॉय उस वक्त एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी बात कह रहे थे कि भाई धर्म सिर्फ हमारी निजी आस्था का मामला नहीं है, वो देश की सियासत से, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह सोच ही उस जमाने में एक भूचाल लाने जैसी थी। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने सुधार के इस आग को भड़काया? हमारा समाज आखिर किन समस्याओं के जाल में फंसा हुआ था? चलिए उस संकट की गहराइयों में उतरते हैं जिसने इस बड़े बदलाव को जन्म दिया। देखिए, 19वीं सदी का भारतीय समाज न एक अजीब से दुष्चक्र में फंसा था। एक ऐसा चक्र जहां पैदा होते ही किसी का भविष्य तय हो जाता था। जाति व्यवस्था ने समाज को ऊंच नीच के खांचों में बांट रखा था। महिलाओं की जिंदगी तो जन्म से लेकर मौत तक बस एक संघर्ष थी। और ऊपर से गहरे अंधविश्वास ने तर्क और तरक्की के सारे दरवाजे जैसे बंद ही कर दिए थे। ये एक ठहरा हुआ समाज था जिसे एक बहुत बड़े झटके की जरूरत थी। और अगर इस समस्या की गहराई को समझना है तो ये एक उदाहरण ही काफी है। ये कोई महज आंकड़ा नहीं है, नहीं, ये उस दौर की महिलाओं की भयानक दुर्दशा और सामाजिक पतन की इंतहा को दिखाता है। साफ था कि सुधार की जरूरत कोई किताबी बहस नहीं, बल्कि एक मानवीय चीख थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा घना होता है वही रोशनी की उम्मीद भी जगती है। इसी निराशा के माहौल में बदलाव की एक बहुत शक्तिशाली भावना ने जन्म लिया। अब हम उन आंदोलनों पर नजर डालेंगे जो इस ठहरे हुए समाज को चुनौती देने के लिए उठे। और कमाल की बात यह है कि सुधार की यह लहर किसी एक कोने तक सिमटी हुई नहीं थी। बंगाल में ब्रह्म समाज था तो पंजाब में आर्य समाज, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज था तो मुस्लिमों और सिखों के बीच भी अपने अपने आंदोलन चल रहे थे। मतलब पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समुदायों में एक ही तरह की जागृति फैल रही थी। ये दिखाता है कि बदलाव की प्यास कितनी गहरी और कितनी सच्ची थी। तो फिर सवाल यह है कि इन आंदोलनों को, इनको ताकत कहाँ से मिल रही थी? वो कौन से नए विचार थे, वो कौन से बौद्धिक हथियार थे जिन्होंने इन सुधारों को हवा दी? चलिए समझते हैं। सुधारकों का सबसे बड़ा और सबसे धारदार हथियार था तर्क, यानी रैशनलिज्म। उन्होंने एक बहुत सीधा सा सवाल पूछना शुरू किया। हम किसी भी परंपरा को सिर्फ इसलिए क्यों माने क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है? उन्होंने हर प्रथा, हर विश्वास को तर्क की कसौटी पर कसना शुरू कर दिया और साफ कहा कि अगर कोई बात तर्क पर खरी नहीं उतरती तो उसे बदलने की हिम्मत दिखानी होगी। अक्षय कुमार दत्त की ये एक लाइन इस पूरी सोच का सार है। तर्कवाद ही हमारा एकमात्र उपदेशक है। सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी विचार था। किसी देवी देवता या किसी पुराने ग्रंथ को नहीं, बल्कि अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने तर्क को अपना गुरु मानना। और इस तर्कवाद ने ना बहस करने का पूरा तरीका ही बदल डाला। पहले हर बात पर सवाल होता था, क्या हमारे धर्म ग्रंथों इसकी इजाजत देते हैं? लेकिन अब सुधारकों ने एक नया और ज्यादा जरूरी सवाल पूछना शुरू किया, क्या ये चीज हमारे समाज के लिए अच्छी है? मिसाल के तौर पर बाल विवाह के खिलाफ वो धर्म ग्रंथों से श्लोक नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि वो डॉक्टरों की राय का हवाला दे रहे थे कि इससे सेहत को कितना नुकसान होता है। ये सोच में एक जबरदस्त छलांग थी। तर्क के अलावा सुधारकों का दूसरा बड़ा विचार था धार्मिक सार्वभौमिकता। उनका मानना था कि धर्मों के बाहरी रंग ढंग, रीति रिवाज भले ही अलग हों, लेकिन हर धर्म के दिल में एक ही सच्चाई, एक ही ईश्वर बसता है। ये समाज को तोड़ने की नहीं, बल्कि जोड़ने की एक बहुत शक्तिशाली कोशिश थी। और इस विचार का सामाजिक असर बहुत गहरा था। केशव चंद्र सेन जैसे सुधारकों ने तर्क दिया कि अगर ईश्वर एक है और हम सब उसी की संतान हैं, तो फिर हमारे बीच ये जाति पाति की दीवारें कैसी? ये सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक बराबरी का एक बहुत बड़ा ऐलान था। लेकिन ये सारे क्रांतिकारी विचार, ये ऊंची ऊंची बातें, इन्हें जमीन पर उतारना बिल्कुल आसान नहीं था। इसके लिए सुधारकों को बहुत बड़ी, बहुत भारी व्यक्तिगत और सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी। चलिए अब बदलाव की इस पीड़ा को महसूस करते हैं। एक सुधारक का जीवन सच पूछिए तो एक अग्नि परीक्षा जैसा था। जैसे ही वो किसी परंपरा को चुनौती देते, समाज उन्हें बाहर निकालने पर तुल जाता।
मजाक उड़ाया जाता और कई बार तो अपने ही परिवार का विरोध झेलना पड़ता। ये एक ऐसा मानसिक और भावनात्मक संकट था जैसे कोई दो दुनियाओं के बीच फंस गया हो। और ये लड़ाई सिर्फ विचारों की नहीं थी, ये सड़कों पर लड़ी जा रही थी। जरा सोच कर देखिए, बंगाल में जब पहली बार एक विधवा का पुनर्विवाह हुआ तो हजारों की भीड़ सिर्फ तमाशा देखने आई थी, जिसमें से ज्यादातर लोग शायद विरोध में ही थे। या महाराष्ट्र का वो जोड़ा जिसे अपनी ही शादी में अपनी हिफाजत के लिए लाठियां लेकर चलना पड़ा। एमजी राणाडे जैसे बड़े सुधारक रातों को सो नहीं पाते थे। एक तरफ परिवार का दबाव, दूसरी तरफ अपने नए आदर्श। ये लड़ाई बहुत निजी और बहुत मुश्किल थी। पर इतने संघर्षों के बावजूद इन आंदोलनों ने हार नहीं मानी और एक नई चेतना को जन्म दिया। चलिए अब इसके दूर तक जाने वाले असर और इसकी विरासत को समझते हैं। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। सुधारकों का लक्ष्य आधुनिकीकरण था, पश्चिमीकरण नहीं। मतलब वो पश्चिम की नकल नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि तर्क, लोकतंत्र और मानवता जैसे आधुनिक विचारों को अपनाकर अपनी ही परंपराओं में सुधार किया जाए, उन्हें बेहतर बनाया जाए। तो इस तरह से ये एक दो मोर्चों वाली लड़ाई थी। एक तरफ उन्हें भारतीय समाज के अंदर की बुराइयों से लड़ना था और दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत की औपनिवेशिक संस्कृति के बढ़ते दबदबे का भी विरोध करना था। एक नई राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए यह दोहरा संघर्ष बहुत बहुत जरूरी था। और यही संघर्ष हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये वही चुनौती है जिसका सामना 19वीं सदी के उन सुधारकों ने किया था और जो आज भी हमारे सामने खड़ी है। सवाल ये कि कोई भी समाज अपनी पहचान को खोए बिना अपनी परंपराओं में सुधार कैसे कर सकता है। सुधार और पहचान के बीच ये संतुलन शायद यही इतिहास की सबसे